गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 12 का आरोह भाग 2 से गद्य खंड का चौथा चैप्टर पहलवान की ढोलक का तीसरा भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पहले दो भाग में आपने देखा, पहले भाग में लेखक परिचय, दूसरे भाग में कथा का परिचय और लुप्टन पहलवान का परिचय देखा कि लुप्टन पहलवान कैसे पहलवान बना। 9 वर्ष की अवस्था में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया। उसका पालन पोषण उसकी विधवा सास ने किया। बचपन से वो गाय चराता था और धारोष्ण यानी धार से निकलता और गर्म दूध पीता था और कसरत करता था। कसरत वो इसलिए करता था क्योंकि उसकी सास को गांव के लोग बड़े सताते थे। उनसे बदला लेने के लिए वो कसरत करता था और किशोरावस्था में ही उसकी मांसपेशियां बड़ी गठीली बन गई थी और जवानी आते आते वह नामी पहलवान बन गया। आसपास के लोग और गांव के लोग अब डरते थे उससे। वह भी सीना फुला करके बाँह चौड़ा करके चलता था। एक बार वो श्यामनगर मेला में दंगल देखने के लिए गया और वहाँ पर चाँद सिंह एक पंजाबी पहलवान था। उस मेले में पंजाबी पहलवानों की एक टोली आई हुई थी और पठान पहलवानों की। वह चाँद सिंह सभी पहलवानों को, अपने उम्र और वजन के सभी पहलवानों को 3 दिन में पटक करके शेर के बच्चा का टाइटल ले लिया था। ललकारता रहता था। उसकी ललकार, उसकी चुनौती सुन करके लुप्टन पहलवान से बर्दाश्त नहीं हुआ और अखाड़े में कूद करके उससे परमिशन हाथ मिला लिया, बाजने के तैयार हो गया। पहले तो चाँद सिंह हंसा, लेकिन बाज की तरह झपट्टा मारकर सोचा कि इसको हम पटक के दें तुरंत और खेल ख़त्म कर दें। तो जब दबाया था तो वहाँ जितने दर्शक थे सब में खलबली मच गई। सब चिल्लाने लगे, अब मर गया, अब दबेगा, अब जाएगा, मरा। लेकिन वो भी शातिर था, कुशल था, दाव काट करके बाहर निकल आया। राजा साहब ने कुश्ती रुकवा दी क्योंकि राजा साहब चाँद सिंह को दरबारी कवि बनाने की सोच रहे थे, विचार कर रहे थे। अब दरबारी पहलवान से अगर कोई ऐरा गहरा पहलवान बाजे तो ये उसकी अपमान है। इसलिए उन्होंने उसको बुलाया और समझाते हुए 10 रुपया का नोट दिया, कहा कि लो और मेला घूमो, खाओ पियो, चले जाओ। कहा नहीं सरकार, मुझे लड़ने की हुक्म दीजिए। तो राजा के जो मंत्री संतरी थे सबने समझाया, धमकाया, लेकिन वो कहा कि नहीं, मैं यहाँ पत्थर पर सर पटक के मर जाऊँगा, लेकिन जाऊँगा नहीं, मुझे लड़ने की अनुमति दीजिए। अब इधर पब्लिक भी अधीर हो रही थी, उसका भी धैर्य टूट रहा था। कुछ तो कह रहे थे कि नहीं लड़ने न दिया जाए, लेकिन उसी में कुछ कह रहे थे नहीं लड़ने ही दिया जाए, देख लें ये भी। अंत में राजा ने उसे अनुमति दे दी बाजने की। यहाँ तक हुआ था कि राजा ने अनुमति उसे दे दी। अब अकेला चाँद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था, क्योंकि पहली पकड़ में उसे अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा हो गया था। मैदान में खड़ा था, झूठी मुस्कान मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो जब पहली बार ही पटका तो उससे अंदाज़ा मिल गया था कि ये प्रतिद्वंदी इतना हल्का नहीं है।
इससे पार पाना इतना आसान नहीं है, उसे इस बात का अंदाजा हो गया था। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। बाजे बजने लगे, दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली, कोलाहल बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चाँद सिंह की जोड़ी, चाँद सिंह की कुश्ती हो रही है। उसकी कुश्ती देखने के लिए पूरा फिर मेले में हलचल मच गया। सब दुकानदार दुकान अपनी बंद कर करके कुश्ती देखने के लिए आ गए कि चाँद सिंह का जोड़ आ गया, चाँद सिंह की कुश्ती होने जा रही है, चाँद सिंह की कुश्ती होने जा रही है। चढ़ गिर जा भारी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुपचाप था बोलने लगा। भाई जब कुश्ती होगी तभी ढोल बजेगा, तो ढोल बजने लगी। चढ़ा गिरदा यानी आजा भिड़ जा। ढाक ढीना अर्थात वाह पट्टे। ये ढोलक की अपनी आवाज़ समझता था। जैसे कोई भी देखिए, आप कोई भी कंटिन्यूअस कहीं मशीनरी अगर चल रही है तो आप ध्यान लगा कर सुनिए, जो आप सुनना चाहते हैं वही उससे आवाज़ निकलेगी। ये समझ लीजिए, आप जो सुनना चाहते हैं वही उससे आवाज़ आएगी। तो ये भी ढोलक से वही सुनना चाहता था और वही आवाज़ उसके ढोलक से सुनाई देती थी। लुट्टन को चाँद ने कसकर दबा लिया था। कुश्ती शुरू हो गई, चाँद सिंह दबा दिया था लुट्टन पहलवान को। अरे गया। दर्शकों ने तालियां बजाई। हलवा हो जाएगा हलवा, हंसी खेल नहीं, शेर का बच्चा है शेर का। दर्शक अभी चाँद सिंह के ही फेवर में थे सभी। क्या कि मर गया बेटा, गए आए हैं बाजने, गया बेटा हलवा आ गया। चाँद सिंह शेर के बच्चा से लड़ने चले थे, आए हैं लड़ने वाले। चट गिरदा मत डरना। ढोल बज रही थी, चट गिरदा। और लुट्टन पहलवान को यह समझ में आ रहा था कि ढोलक हमसे कह रही कि मत डरना, डरो मत, इससे हिम्मत रखो, साहस रखो। लुट्टन की गर्दन पर कोहनी डालकर चाचित करने की कोशिश कर रहा था। गर्दन पर उसके कोहनी दबा करके पेट के बल पड़ा था। चित करना मतलब पीठ के बल लेटा देना। कुश्ती तब तक नहीं मानी जाती है जब तक कि आप उसको पीठ के बल न लिटा दें, चित न कर दें। तो वो गर्दन पर कोहनी रख करके, पीठ पर बैठ करके, गर्दन पर कोहनी रख करके, पीठ पर घुटने को रख करके उसे चित करने का प्रयास कर रहा था। वहीं दफना दे बहादुर बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। चाँद सिंह का जो गुरु था बादल सिंह, तो कहा वहीं दफना दे, मार डाल इसको, कब्र खोद के वहीं दफना दे। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, उसकी छाती फटने को हो रही थी। पूरा दबाव छाती पर दे रहा था, मानो कि इसकी आंख अब बाहर निकल छाती फट जाएगी, इतना दबाव था। राजमत बहुमत चाँद के पक्ष में था। राजा भी भाई चाँद सिंह के ही फेवर में थे। वहाँ पे तमाम जो दर्शक थे वो सब चाँद सिंह के फेवर में थे, इनकी तरफ से कोई था नहीं। सभी चाँद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज़ थी, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दावपेच की परीक्षा ले रहा था। इसकी फेवर में सिर्फ वही ढोल का आवाज़ था, जिसकी ताल पर ही ये अपने दाव पेंच शक्ति की आजमाइश करता था। अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज़ सुनाई पड़ी कि धाक धीना तिरकट तिना, धाक धीना तिरकट तिना। अर्थात
कि दाव काटो बाहर जाओ, दाव काटो बाहर निकलो, दाव काटो बाहर निकलो। लुट्टन को स्पष्ट यह आवाज़ सुनाई दिया। उसका ध्यान सिर्फ ढोलक की आवाज़ पे होता था, तो उसे लगा मानो कि ढोलक कह रहे कि दाव काटो, दाव लगाओ और बाहर निकल जाओ। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन दाव काटकर बाहर निकल आया और तुरंत लपक कर उसने चाँद की गर्दन पकड़ ली। दाव लगाया और बाहर निकल आया और तुरंत अब ये ऊपर हो गया, चाँद सिंह नीचे हो गया। वाह मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकल आया, इसीलिए तो जनमत बदल रहा था। अब जनमत बदल रहा था। जो लोग अभी चाँद सिंह कर रहे थे, अब लुट्टन पहलवान करने लगे। मोटी और भौड़ी आवाज वाला ढोल बज रहा था। चटाक चढ़ा, उठा पटक दे। ढोल का आवाज़, जब जिस साइड होता है ढोल, उधर से मोटी आवाज़ आती है और जिधर पतला होता है उधर पतली आवाज़ आती है। तो मानो कि इससे कह रही है कि चटाक चढ़ा, उठा पटक दे। लुट्टन ने चालाकी से दाव और जोर लगाकर चाँद को जमीन पर दे मारा। दाव लगाया और पूरा ताकत लगा करके उनको पटक दिया। धीना दिग धीना, अर्थात चित करो। पटक तो दिया, जमीन पर गिर तो गया, लेकिन अब चित करना, पहलवान तभी कुश्ती मानी जाती है, जब तक कि चित नहीं करेंगे कुश्ती नहीं मानी जाती है। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया और चाँद सिंह चारों खाने चित हो रहा। लुट्टन सिंह ने पूरा अंतिम अब जोर लगा दिया और चाँद सिंह को चित कर दिया। धा गिड़ धा, वाह बहादुर। वो जनता क्या कह रही है, पब्लिक क्या कह रही है, उसको नहीं वो सुनता था, ध्यान नहीं, वो ढोलक पे, ढोलक की आवाज़ बदल गई। अब धा गिड़ धा, वाह पट्टे, मानो ढोलक कह रही है वाह बहादुर। जनता यह स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए। भाई कोई क्षेत्रीय कलाकार बाहरी कलाकार को पराजित किया है, तो अब इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। तो जनता अब ये तय नहीं कर पा रही थी किसका पहले जयनाद किया जाए। फलतः अपनी अपनी इच्छानुसार किसी ने माँ दुर्गा की, किसी ने बजरंगबली की, महावीर जी की, तो कुछ ने राजा श्यामानंद की जय ध्वनि की। और अंत में सम्मिलित जय के से आकाश गूंज उठा। सब लोग जयकारा लगाने लगे, कोई बजरंगबली की जय, कोई दुर्गा माता की जय, कोई राजा साहब की जय बोल रहा था। 3 दिन से यह इस क्षेत्र के लिए अपमान की बात था, क्षेत्रवासियों के लिए अपमान का विषय था कि कोई इस पहलवान को पराजित नहीं कर रहा था, लेकिन यह मिट्टी का लाल उसको पराजित करके मिट्टी की लाज बचाया है। विजयी लुट्टन कूदता फांदता, ताल ठोकता सबसे पहले बाजे वाले की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। सबसे पहले वहाँ उछल कूद दौड़ते हुए ढोलक के पास गया और ढोल को प्रणाम किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया और गया, राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की है, अरे दूर रहो। किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। वह दौड़ता हुआ गया और राजा साहब को गले लगा लिया,
उसके जो मैनेजर थे, गार्ड थे, सब रोक रहे थे, अरे अरे कहाँ जा रहे हो। परंतु राजा साहब खुद उसे गले लगा लिए, उनका पूरा कपड़ा मिट्टी से लथपथ हो गया। लेकिन उन्होंने कहा कि बारे बहादुर, तुमने अपने मिट्टी की लाज रख ली। पंजाबी पहलवानों की जमात चाँद सिंह की ओर की आंखें पोंछ रही थी। ये रो रहा था। शेर के बच्चे की टाइटल मिली थी, वो टाइटल छिन गई। दरबारी पहलवान बनने जा रहा था, वह ख्वाहिश खत्म हो गया। तो जो और भी पहलवान उसके साथ आए थे, सब अब उससे सांत्वना दे रहे थे, उसकी आंखों आंसू पोंछ रहे थे। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। उस समय तो जो पुरस्कार मिला ही मिला, उन्होंने दरबारी पहलवान के रूप में हमेशा के लिए अपने दरबार में रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। अब न जाने कौन बिरादर था, ये बिरादर नहीं पता, लेकिन राज दरबार में आ गया तो लुट्टन सिंह हो गया। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया, हुजूर जाति का और सिंह, जो वहां पे अब पंडित जी लोग थे, उनको आपत्ति होने लगी कि पता नहीं किस जात का है और उसे सिंह कह रहे हैं। मैनेजर साहब छत्री थे, क्लीन से चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह अन्याय है कि एक नीची जाति को आप छत्री कहेंगे। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा कि उसने क्षत्रिय का काम किया है, कि उसने वीरों का काम किया है। क्षत्रिय का काम होता है देश का मान सम्मान बचाना, देश की इज्जत बचाना, देश की सुरक्षा करना, और इसने वही किया है। इस राज्य का, इस नगर का, इस जिले का मान सम्मान बचाया है। तो निश्चित रूप से यह छत्री ही है, छत्री का काम किया है। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। अभी तो सिर्फ उसके आसपास गांव वाले ही जानते थे, अब पूरे दूर दूर तक उसका चमत्कार फैल गया। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में चार चांद लगा दिए। अब भाई राज दरबार में अब खाने पीने की क्या दिक्कत है, खूब पौष्टिक भोजन मिलने लगा, कुश्ती करने का पूरा समय मिलने लगा और राजा का सम्मान मिलना। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखा दिया था। अब राज दरबार पहलवान था तो जहाँ जाता था राजा की तरफ से लड़ता था और सभी पहलवानों को पराजित कर दिया। उस क्षेत्र में कोई पहलवान नहीं बच गया था। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह ज्यों ही लंगोट लगाकर या अली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता था, प्रतिद्वंदी पहलवान को लड़कवा मार जाता था। लुट्टन ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया। काला खां पहलवान था, वो लंगोट लगाकर जब अखाड़े में या अली कहकर के चलता था तो सामने वाला पहलवान अपने आप मानो कि उसको लकवा मार गया हो, सुन्न हो जाता था। परंतु लुट्टन सिंह ने उसको भी पराजित कर दिया। लुट्टन सिंह ने उसको भी पराजित कर दिया। और उसको पराजित करके लोगों का यह भ्रम दूर कर दिया कि काला खां को पराजित नहीं किया जा सकता है। उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा। दर्शनीय जीव यानी कि अब उससे कोई बाजने वाला था नहीं। चिड़िया खाने में पिंजड़े और जंजीरों को झकझोर कर बाघ दहाड़ता, हाँ हूँ सुनने वाले कहते, राजा का बाघ बोला।
जिस प्रकार से चिड़ियाघर में बंद बाघ और शेर दहाड़ते हैं, उसी प्रकार से अब ये दहाड़ता था। तो लोग कहते थे कि राजा का शेर बोल रहा है। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता, महावीर, लोग समझ लेते पहलवान बोला है। राजदरबार के सामने खड़ा होकर के गरजता था, महावीर, लोग समझ लेते थे बोल रहा है। मेलों में वह घुटनों तक लंबा चोंगा पहने, यानी कि जो हाफ पैंट, जिसको कैफ्री बोलते हैं आज की भाषा में, पहन करके अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। किसी को कुछ घमता थोड़ा था। दुकानदारों को चुहल करने की सुस्ती, यानी मजाक करने की। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताज़ा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी का है, ले आवा 1.5 से, और बैठ जाता था खाने। चलिए, अब आज की वीडियो में इतना ही। फिर इसका अगला भाग हम जल्द ही अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। अगर वीडियो में कोई समस्या आपको हो तो आप हमें तुरंत फ़ोन करें या कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।